हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। तो फ्रेंड्स देखिए, एक बार फिर से ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम भारतीय संविधान सभा को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे भारतीय संविधान सभा का गठन कब किया गया था, इसके क्या कार्य थे और इतिहास में पहली बार संविधान सभा की डिमांड कब की गई। इन सभी फैक्ट को आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इन एमसीक्यूज को भी डिस्कस करेंगे जो कि इस टॉपिक से हमें एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, संविधान सभा की बात करें तो सभा या असेंबली से आपको यह समझ में आ जाता है कि वो सभा जिसने संविधान का निर्माण किया है वही संविधान सभा के नाम से जानी जाती है। संविधान सभा नॉर्मली इसका गठन तो देखिए 1946 में किया गया था, लेकिन इतिहास में जो इसकी मांग देखने को मिलती है वो हमें 1894-95 से ही देखने को मिलनी शुरू हो जाती है। 1894-95 में सबसे पहले बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज विधेयक के रूप में संविधान सभा की मांग की थी, लेकिन उस वक्त भारत में अंग्रेज काफी पावरफुल थे, तो ऐसी छोटी मोटी डिमांड उनके सामने कुछ भी नहीं थी और उन्होंने इस डिमांड को डिनाई कर दिया। आगे चलकर सिनेरियो आगे बढ़ता है भारतीय आज़ादी का, धीरे धीरे स्वतंत्रता आंदोलन और तेज होते हैं और आगे चलकर 1922 में महात्मा गांधी अपनी पत्रिका हरिजन में पहली बार ये बोलते हैं कि भारतीय संविधान सभा का जो निर्माण है वो भारतीयों द्वारा किया जाना चाहिए। मतलब भारतीय संविधान सभा भारतीयों द्वारा निर्मित करने की बात कही किसने? महात्मा गांधी ने 1922 में। इसके 2 साल बाद 1924 में स्वराज पार्टी ने भी संविधान सभा की मांग को दोहराया। 10 साल बाद 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा औपचारिक तौर पर संविधान सभा की डिमांड की गई। अगर एम.एन. रॉय की बात करें तो भारतीय संविधान सभा के ये संवैधानिक सलाहकार थे। हालांकि ये संविधान सभा के मेंबर नहीं थे, लेकिन ये संवैधानिक सलाहकार थे। इन्होंने 1934 में ऑफिशियली संविधान सभा की डिमांड की थी। 2 साल बाद 1936 में कांग्रेस का फैजलपुर सम्मेलन आयोजित किया जाता है, जहां पर जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि संविधान सभा एक निर्वाचित संविधान सभा होना चाहिए जो कि भारतीय संविधान का निर्माण करेगी। मतलब इसका जो निर्वाचन है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाना चाहिए। यह डिमांड जवाहरलाल नेहरू ने 1936 में कांग्रेस के फैजलपुर सम्मेलन में की थी, लेकिन इस वक्त तक इसके पहले भी भारतीय देखिए संविधान सभा के अलावा एक डोमिनियन स्टेट की मांग काफी समय से कर रहे थे, लेकिन अंग्रेजों ने भारतीयों की इन मांगों पर कभी भी ध्यान नहीं दिया। आगे चलकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू होता है 1939 में, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों को जरूरत पड़ती है भारतीयों के सहयोग की। तब अंग्रेजों को ये समझ में आता है कि अगर हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भारतीयों का सहयोग चाहिए तो भारतीयों को कुछ तो देना पड़ेगा। तब उनके दिमाग में आता है संविधान सभा। तब फाइनली 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लाया जाता है ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। अंग्रेज अगस्त प्रस्ताव लाते हैं और इस अगस्त प्रस्ताव के समय भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे। अगस्त प्रस्ताव में पहली बार ब्रिटेन ने संविधान सभा की मांग को माना। भारतीयों द्वारा जिस संविधान सभा की मांग हमेशा से की जा रही थी, पहली बार अंग्रेजों के द्वारा उसे कब माना गया था, इसे याद रखिएगा, अगस्त प्रस्ताव के द्वारा माना गया था। भारतीयों के लिए संविधान सभा हेतु सर्वप्रथम अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार किया कि भारतीयों के लिए एक संविधान सभा होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने अगस्त प्रस्ताव में यह बात भी इंक्लूड की कि भारतीयों को डोमिनियन स्टेट दिया जाएगा। लेकिन यहां पर कांग्रेस इस प्रस्ताव को डिनाई कर देती है या अस्वीकृत कर देती, क्योंकि 1929 लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस पूर्ण स्वराज की मांग करती है, टोटल इंडिपेंडेंस की मांग करती है कि अब हमको डोमिनियन स्टेट नहीं चाहिए, अब हमको चाहिए पूर्ण स्वराज। अब जब अगस्त प्रस्ताव डोमिनियन स्टेट की बात करता है तो कांग्रेस इसको नकार देती है। अगस्त प्रस्ताव असफल हो जाता है और आगे चलकर 1942 में क्रिप्स मिशन अंग्रेजों के द्वारा भारत भेजा जाता है, जिसके अध्यक्ष स्टैफोर्ड क्रिप्स थे। क्रिप्स मिशन ये कहता है कि युद्ध के बाद भारतीयों के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। तब भारतीय कहते हैं कि युद्ध के बाद क्यों, अभी क्यों नहीं, अभी हमें संविधान सभा की जरूरत है, युद्ध के बाद क्या गारंटी है,
अगर युद्ध खत्म हो जाता है, हम आपके फेवर में युद्ध कर लेते हैं, युद्ध में पार्टिसिपेट कर लेते हैं, क्या गारंटी है कि युद्ध के बाद आप हमें संविधान सभा दे दोगे? इसीलिए इंडियंस या कांग्रेस कहती है कि अभी संविधान सभा क्यों नहीं दी जा रही। और सेकेंडली, ये भी अपनी सिफारिशों में भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा देने की बात करती है। तब कांग्रेस बोलती है डोमिनियन स्टेट अगर हमको चाहिए होता तो हम काफी पहले डिमांड कर रहे थे, तब आपको देना चाहिए था, अब आप काफी लेट हो गए हो। इट इज अ आउटडेटेड चेक। गांधी जी ने कहा था किसके लिए? क्रिप्स मिशन के लिए। यह आगे की तारीख का चेक है। क्रिप्स मिशन को कांग्रेस अस्वीकृत कर देती है। इस वक्त तो भारत में एक और बड़ी पार्टी थी जिसका नाम था मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग भी क्रिप्स मिशन को अस्वीकृत कर देती है, क्योंकि मुस्लिम लीग उस वक्त अलग पाकिस्तान की मांग कर रही थी और क्रिप्स मिशन अलग पाकिस्तान की कोई भी बात नहीं करता, इसलिए मुस्लिम लीग नकार देती है। और ये युद्ध के बाद संविधान सभा की बात करता है, इसलिए कांग्रेस भी क्रिप्स मिशन को असफल कर देती है, मतलब अस्वीकृत कर देती है। क्रिप्स मिशन असफल हो जाता है और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होता है, जो कि 1942 में हमें देखने को मिलता है। आगे चलकर 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंग्लैंड में विंस्टन चर्चिल की गवर्नमेंट हट जाती है और क्लीमेंट एटली ब्रिटेन में पीएम बनते, जो कि लेबर पार्टी के पीएम थे। मतलब लेबर पार्टी की गवर्नमेंट बनती है कहां पर? इंग्लैंड में। वो भारत में सत्ता हस्तांतरण किया जा सके और भारत में संविधान सभा का गठन किया जा सके, इसकी संभावनाएं तलाशने के लिए 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजते हैं। कैबिनेट मिशन, जो कि एक उच्च स्तरीय कमेटी थी फ्रेंड्स, भारत में संविधान सभा के निर्माण की संभावनाएं तलाशने के लिए 1946 में इसका गठन किया गया था। इसके अध्यक्ष की बात करें, काफी क्वेश्चन आता है, तो पैथिक लॉरेंस कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। इस वर्ड को याद रखिएगा। दो अन्य सदस्य भी हमको कैबिनेट मिशन के देखने को मिलते हैं। एक है एबी अलेक्जेंडर और सेकंड है स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये वही है जो कि हमको क्रिप्स मिशन में अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलते हैं, यहां पर ये सदस्य के रूप में देखने को मिलते हैं। तो कैबिनेट मिशन भारत आता है, पैथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष होते हैं और एबी अलेक्जेंडर और स्टैफोर्ड क्रिप्स कैबिनेट मिशन के दो अन्य सदस्य बनाए जाते हैं। यह भारत में संविधान सभा के गठन की बात करता है और कांग्रेस पार्शियली इसको एक्सेप्ट कर लेती है। पार्शियली कांग्रेस बोलती है ठीक है, बाकी जो परिस्थिति है वो बाद में देखेंगे, पहले तो संविधान सभा के गठन की अगर ये बात करें तो गठन हो जाने दिया जाना चाहिए। मुस्लिम लीग इसको पार्शली अपना लेती है। मुस्लिम लीग भी कहीं ना कहीं हाँ कर देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि उस वक्त तो मुस्लिम लीग के बड़े लीडर थे, मुख्य नेता थे, उनको ये विश्वास दिला देते हैं कि जब भारत में चुनाव होंगे, आप अलग पाकिस्तान की जरूरत नहीं है आपको, जब भारत में चुनाव होंगे तो हम आपको सांप्रदायिक आधार पर प्रतिनिधित्व देंगे भारतीय संसद में। हो सकता है अब भारत के भी वजीर आजम आगे चलकर अगर चुनाव जीत जाते हो तो बन सकते हो। तो मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि महत्वाकांक्षी था और वो चाह रहा था कि मैं वजीर आजम बनूं, अब उसको लगता है कि यार चलो ठीक है, अगर भारत का ही बन सकता हूं तो पाकिस्तान की अलग से जरूरत है ही नहीं, तो वो भी पार्शली कैबिनेट मिशन को स्वीकृति दे देते। कैबिनेट मिशन, ठीक है। यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि जब कैबिनेट मिशन भारत आया था उस वक्त ब्रिटेन के राजा जॉर्ज 6 थे और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली थे, जो कि लेबर पार्टी के थे। अभी मैंने आपको बताया। अगर कभी क्वेश्चन ऐसा भी आता है कि भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के पीएम कौन थे, तो क्लीमेंट एटली थे। यह क्वेश्चन काफी हमको एग्जाम में देखने को मिला है। अब कैबिनेट मिशन भारतीय संविधान सभा का गठन करता है और इसकी सीटें निर्धारित करता है 389। कितने निर्धारित करता है? 389। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहां से शुरू होती है हमारी संविधान सभा। अब अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा का गठन किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया था, तो किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर। 1946 में कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन किया जाता है और इसकी सीटों की संख्या 389 निर्धारित की जाती है, जो कि भारत की जनसंख्या के अनुपात में थी। उस वक्त भारत की जनसंख्या 39 करोड़ थी लगभग। तो हर 10 लाख जनसंख्या पर संविधान सभा में एक सीट का निर्धारण किया जाता है और इस तरह टोटल सीटों की संख्या हमें संविधान सभा में 389 देखने को मिलती है। अब इन 389 सीटों में पूरी तरह से ना तो निर्वाचन हुआ और ना ही ये पूरी तरह से मनोनीत की गई।
बल्कि इन सीटों को भी दो भागों में बांटा गया। एक वो वहां की सीटें जो कि ब्रिटिश प्रांत या ब्रिटिश आधिपत्य के जो प्रांत थे वहां से आई हुई सीटें थी, ऐसी सीटों की संख्या थी 296। और दूसरी वो जहां पर देशी रियासत के राजाओं का शासन था, ऐसी जगह से जो सीटें आई थी संविधान सभा में, उनकी संख्या थी 93। तो इस तरह 296 सीटें ब्रिटिश प्रांतों की सीटें थी और 93 सीटें देशी रियासतों से आती है। अब 296 जो कि ब्रिटिश प्रांत की सीटें थी, यहां पर अप्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा इन सीटों को भरा गया। कैसे? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन का मतलब है यहां पर आम जनता ने वोट नहीं दिया था, बल्कि राज्य की विधानमंडल के जो सदस्य थे उन्होंने मिलकर संविधान सभा की इन सीटों पर निर्वाचन किया था। यह अप्रत्यक्ष निर्वाचन। अब ये 296 सीटें जो कि अप्रत्यक्ष निर्वाचन की सीटें थी, ये दो पार्ट में बटी हुई थी। एक ब्रिटिश प्रांत जो कि 292 सीटें जहां से आती है, वैसे तो टोटल ब्रिटिश क्षेत्र ही था, लेकिन 292 जहां पर ब्रिटिश प्रांत में विधानमंडल थी, और 4 सीट उस क्षेत्र से जो कि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। वर्तमान में जैसे हम यूनियन टेरिटरीज देख रहे हैं जो कि सेंट्रल के अंडर में होती है, उसी तरह 4 क्षेत्र ऐसे थे जो कि ब्रिटेन के अंडर में थे, लेकिन चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। अब ये क्षेत्र कौन कौन से थे? तो दिल्ली उस वक्त चीफ कमिश्नरी क्षेत्र था, कर्नाटक का कुर्ग क्षेत्र, बलूचिस्तान और राजस्थान का अजमेर उस वक्त चीफ कमिश्नरी क्षेत्र थे। तो 4 सीटें इन चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आती है। 292 सीटें ब्रिटिश जहां पर राज्य विधानमंडल थी लेकिन और ब्रिटिश के आधिपत्य में थे, वहां से आती है। इस तरह 296 ब्रिटिश प्रांत की टोटल सीटों पे अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा इन सीटों को संविधान सभा में भरा जाता है। 93 सीटें जो कि ब्रिटिश प्रांत की सीटें थी, यहां पर देशी रियासत के शासक स्वतंत्र थे कि वो डायरेक्ट अपना कोई प्रमुख मनोनीत कर सकते हैं संविधान सभा में, मतलब यहां पर चुनाव नहीं करवाए गए थे। ये 93 सीटें जो कि देशी रियासतों से आई थी, ये मनोनीत सीटें थी। कैसी थी? मनोनीत, जहां पर देशी रियासतों के राजा या प्रमुख डायरेक्ट किसी व्यक्ति को अपनी सीट पर अपॉइंट कर सकते थे। यहां पर मनोनयन के द्वारा इन सीटों को भरा गया और इन सीटों को अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा भरा गया। तो कभी अगर हमको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा देखने को मिलता कि भारतीय संविधान सभा में सीटें कैसे भरी गई, निर्वाचन के द्वारा या मनोनयन के द्वारा, तो याद रखिएगा दोनों तरह से सीटों को फिलअप किया गया था। निर्वाचन के द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन जो कि ब्रिटिश प्रांतों की सीटें थी, और मनोनीत सीटें जो कि देशी रियासतों की सीटें थी, 93 सीटें। ओके, इजी था। आगे चलते हैं। अब देखिए 296 सीटों पर जब चुनाव हुए जो कि किसकी थी? ब्रिटिश प्रांतों की। तो इन सीटों पर जब चुनाव हुआ तो 208 जुलाई 1946 में संविधान सभा की ब्रिटिश प्रांत की 296 सीटों पर चुनाव होता है, और इन चुनाव में सबसे ज्यादा 208 सीटें कांग्रेस जीतकर आती है। 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिलती है और 15 सीटें अदर्स के खाते में जाती है। जैसे कोई निर्दलीय उम्मीदवार की तरह अगर लड़ा है, जैसे कि अभी भी चुनाव होते हैं तो काफी निर्दलीय उम्मीदवार खड़े होते हैं, तो उसकी तरह कोई लड़ा है तो इस तरह 15 सीटें अदर्स के पास चली जाती है। 73 सीटों पर मुस्लिम लीग जीतकर आती है और 208 सीटें कांग्रेस के अंडर में आती है, मतलब कांग्रेस इन सीटों पर चुनाव जीतती है। यहां पर मोहम्मद अली जिन्ना खुद को हारता हुआ पाते हैं और अब उनको रियलाइज होता है कि हमने गलती कर दी है। कैबिनेट मिशन की मांग को हमने स्वीकार कर लिया, भले पार्शली किया था पर स्वीकार कर लिया, ये सोचकर कि हम आगे चलकर भारत के ही वजीर आजम बन सकते हैं। लेकिन यहां से इस चुनाव से तो यही समझ में आ रहा है कि जब स्वतंत्र भारत में संविधान लागू होने के बाद चुनाव होंगे तो भी बड़ी पार्टी के रूप में कांग्रेस उभर के आएगी, मतलब पीएम भी उन्हीं का बनेगा। तब मुस्लिम लीग या मोहम्मद अली जिन्ना संविधान सभा का बहिष्कार कर देते और संविधान सभा का बहिष्कार करते हैं और फिर से अपनी वही मांग उठाते हैं कि हमको एक अलग पाकिस्तान चाहिए। लेकिन अब इनकी मांग पर कोई ज्यादा ध्यान नहीं देता। इस कंडीशन में भारत में एक डे मनाते हैं जिसका नाम है प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, जिसे कहा जाता है डायरेक्ट एक्शन डे।
16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे मनाते हैं मुस्लिम लीग के लोग और भारत में व्यापक रूप से दंगे की शुरुआत होती है। तब भारत की स्थिति संभलता हुआ न देखते हुए अंग्रेज, जो उस वक्त अंग्रेजों का शासन था, या फिर लॉर्ड माउंटबेटन हम बोल लें, वो कांग्रेस को समझाता है कि देखो हम तो आपको मुस्लिम लीग के एक अलग पाकिस्तान की मांग को मानना पड़ेगा, क्योंकि देखो हम तो देश छोड़ के चले जाएंगे, लेकिन जो आज आप भारत में देख रहे हैं, जब तक भारत रहेगा तब तक आपको ऐसी कंडीशन देखने को मिलेगी अगर आपने मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को नहीं माना। तो ऐसी कंडीशन में आप जानते हैं बाद में मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को मान लिया जाता है और उनको पाकिस्तान का एक हिस्सा दे दिया जाता है। लेकिन यहां पर यह याद रखिएगा, हमारे काम का यह है कि मुस्लिम लीग संविधान सभा का बहिष्कार कर देती है और इसकी बैठक में भाग नहीं लेती। अब देशी रियासत के जो 93 सीटें थी, प्रारंभ में देशी रियासत के शासक इन 93 सीटों पर अपना व्यक्ति नहीं भेजते, तो पहली बैठक में जो देशी रियासतों की सीटें थी वो पूरी तरह खाली रहती, मुस्लिम लीग की सीटें वो भी खाली रहती है और देशी रियासतों की सीटें भी पहली बैठक में पूरी तरह खाली रहती है, क्योंकि इस वक्त देशी रियासतों को भी कुछ समझ नहीं आ रही थी कि हम कहाँ जाएं, भारत के साथ मिले रहें या स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित हो। इसीलिए उन्होंने संविधान सभा में अपना कोई भी मेंबर नहीं भेजा। आगे चलकर कुछ रियासतें हालांकि अपना मेंबर संविधान सभा में भेजती है, लेकिन पहली बैठक में नहीं, है ना। हैदराबाद रियासत के सदस्य कभी भी भारतीय संविधान सभा में नहीं आए। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको इसे याद रखनी चाहिए। आगे आइए, संविधान सभा में देखिए टोटल 15 महिलाएं निर्वाचित होकर आई थी। कितनी? 15। तो आपको समझ में आ जाता है 389 सीटें कहां से आ रही है। 296 सीटें ब्रिटिश प्रांत से, 93 सीटें आती है कहां से? देशी रियासतों से। अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि भारतीय संविधान सभा में कितनी महिलाएं निर्वाचित होकर आई थी, तो टोटल 15 महिलाएं थी भारतीय संविधान सभा में। ओके, आगे चलते हैं। अब बात करते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली की। इलेक्शन हो गए, सीटें निर्धारित हो गई, अब होती है संविधान सभा की सबसे पहली बैठक। इसे याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा की सबसे पहली बैठक कब आयोजित की गई, तो संविधान सभा की सबसे पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी और इस पहली बैठक में इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखिएगा, ये टेम्पररी स्पीकर है, मतलब अस्थायी अध्यक्ष के तौर पर पहली बैठक में सच्चिदानंद सिन्हा को चुना जाता है और इनको संविधान सभा में वरिष्ठता, सीनियरिटी के आधार पर अध्यक्ष बनाया जाता है। यह जो प्रोसीजर है हमने फ्रांस के संविधान से ली है, या फ्रांस में ऐसा होता है कि जो हाउसेस है वहां पर सीनियरिटी के आधार पर अध्यक्ष चुन लिया जाता है, जो सबसे बुजुर्ग हो। तो हमने संविधान सभा में यहीं से कॉन्सेप्ट लेकर अप्लाई किया और पहली बैठक में, जो कि 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, इस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष बनाया सीनियरिटी के आधार पर किसको? सच्चिदानंद सिन्हा को। तो अगर कभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 2 दिन बाद, चलिए आगे हम बात कर लेते हैं। पहली बैठक, हमको यहां पर सदस्य संख्या देखनी पड़ेगी, कितने सदस्य आए हैं। तो पहली बैठक में सदस्य उपस्थित हुए थे 207। इंपॉर्टेंट है, पहली बैठक में, संविधान सभा की पहली बैठक में टोटल 207 सदस्य उपस्थित हुए थे। इनमें से 9 महिलाएं थी। वैसे तो संविधान सभा में 15 महिलाएं निर्वाचित होकर आई थी, क्वेश्चन अलग अलग है, ध्यान रखिएगा। 15 महिलाएं निर्वाचित होकर आई थी, लेकिन पहली बैठक में कितनी महिलाओं ने भाग लिया? तो 9 महिलाओं ने भाग लिया था। ओके, 207 सदस्य पहली बैठक में संविधान सभा में भाग लेते हैं। मुस्लिम लीग के मेंबर नहीं आते और दूसरा, देशी रियासतों के मेंबर भी संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल नहीं होते। इसके बाद संविधान सभा की दूसरी बैठक का आयोजन किया जाता है 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक आयोजित की जाती है और यहां पर वोटिंग के आधार पर स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना जाता है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। तो अब यहां पर आपके 2 फैक्ट क्लियर हो जाते हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को, अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं सच्चिदानंद सिन्हा सीनियरिटी के आधार पर। सेकंड, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को, मतलब 2 दिन बाद, और यहां पर स्थायी अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इजी है, आई होप समझ में आया होगा। इसके बाद तीसरी बैठक आयोजित की जाती है फिर 2 दिन बाद,
13 दिसंबर 1946 को। और यह बैठक इसलिए इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव को रखा था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के सामने रखा गया था। अब उद्देश्य प्रस्ताव है क्या, तो इसमें इस बात का जिक्र किया गया था कि भारतीय संविधान कैसा होगा, सरकार का नेचर कैसा होगा, कार्य करने के लिए सरकार किन किन उद्देश्यों को लेकर काम करने वाली है, इन सब का जवाब हमको देखने को मिलता है उद्देश्य प्रस्ताव में। कहां पर? उद्देश्य प्रस्ताव में। ओके, अब उद्देश्य प्रस्ताव को, हालांकि यहां पर एक चीज याद रखिएगा कि उद्देश्य प्रस्ताव को रखा तो संविधान सभा के सामने कब गया था? 13 दिसंबर 1946 को। कब रखा गया था? 13 दिसंबर 1946 को। लेकिन इसे पास किया गया था 22 जनवरी 1947 को। इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग के सदस्य इस वक्त तक भारतीय संविधान सभा में नहीं आए थे, तो उनका इंतजार किया जा रहा था संविधान सभा के सामने या संविधान सभा के समक्ष कि मुस्लिम लीग के मेंबर भी आए और वो पार्टिसिपेट करें। लेकिन बहुत देर हो जाती है। आगे चलकर 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा के द्वारा एडॉप्ट कर लिया जाता है या पास कर दिया जाता है। रखा कब जाता है इसको याद रखिएगा, 13 दिसंबर 1946 को। ओके, आई होप समझ में आया होगा। अब देखिए, संविधान सभा के नॉर्मली दो प्रकार के कार्य थे फ्रेंड्स। एक, जब वो संविधान का निर्माण कर रही थी तब वो संविधान सभा के रूप में काम करती थी। पार्लियामेंट के अंदर जब वो जो यूनिट है, संविधान सभा में जितने भी सदस्य, जब वो संविधान का निर्माण करते थे तब वो संविधान सभा के रूप में काम करते थे और तब उसके अध्यक्ष होते थे संविधान सभा के कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लेकिन दूसरी तरफ इनका काम भारत के प्रशासन को भी नियंत्रित करना था। तो जब ये प्रशासनिक नियंत्रक के तौर पर काम करती थी, जब ये संसद के रूप में काम करती थी, कौन? संविधान सभा, तब इसके अध्यक्ष होते थे GV मावलंकर। तो इस तरह भारतीय संविधान सभा के दो तरह के कार्य थे। एक, संविधान का निर्माण करना, उस कंडीशन में ये संविधान सभा के रूप में काम करते थे, तब इसके अध्यक्ष होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरा, जब ये भारत में प्रशासनिक नियंत्रक या पार्लियामेंट के रूप में काम करते थे तब इनके अध्यक्ष होते थे GV मावलंकर। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इसीलिए कभी क्वेश्चन ऐसा आ जाता है कि लोकसभा के भारत में पहले स्पीकर कौन थे, तो वो GV मावलंकर थे। और भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, स्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, यहां पर एक इंपॉर्टेंट फैक्टर मैं आपको बता देता हूं कि देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया, लेकिन 26 जनवरी 1950 भारत का संविधान लागू हुआ। इसके बीच का जो टाइम पीरियड है, इस वक्त अंग्रेज तो चले गए थे, तो भारत की प्रशासनिक व्यवस्था को कैसे संचालित किया जा रहा था? तो इस वक्त तक भारत की जो प्रशासनिक या शासन व्यवस्था है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा संचालित की जा रही थी। और भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था संचालित होगी तब तक जब तक भारत का संविधान लागू नहीं हो जाता। यह प्रावधान भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में किया गया था। जब भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया अंग्रेजों के द्वारा भारत को आजाद करने के लिए, तब उन्होंने बोला कि जब तक भारतीय अपने संविधान का निर्माण न कर ले, जब तक संविधान लागू न कर ले, तब तक भारत की प्रशासनिक व्यवस्था भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा चलाई जाएगी। ओके, समझ में आया? इजी था। फाइनली आगे चलकर संविधान सभा के कुल 12 अधिवेशन होते हैं। सबसे लास्ट अधिवेशन होता है 24 जनवरी 1950 को, 11+1, सबसे लास्ट अधिवेशन। इस तरह भारतीय संविधान सभा के टोटल 12 अधिवेशन होते। 12 अधिवेशन के बाद इस अधिवेशन के मध्य में 22 जुलाई 1947 को भारत के राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया जाता है। 24 जनवरी 1950 जो आखिरी बैठक थी, उसमें भारत में 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर देखने को मिलते हैं। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को भी अपनाया गया, 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को भी अपनाया गया और 24 जनवरी 1950 को ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। फाइनली 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान की लास्ट बैठक हुई और 26 जनवरी
1950 को भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया। यहां पर यह याद रखिएगा, वैसे अगर हम भारतीय संविधान को इंगित करने की बात करें तो यह तैयार हो गया था 26 नवंबर 1950 को। 26 नवंबर 1950 को भारतीय संविधान के 16 आर्टिकल्स को कुछ आंशिक रूप से भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया, मतलब 16 आर्टिकल देश में लागू कर दिए गए, और पूर्ण रूप से भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। अब क्वेश्चन आता है, सर जब यहीं पर संविधान तैयार हो गया था तो इसे यहीं पर लागू क्यों नहीं कर दिया गया? तो वो इसलिए कि इसके पहले भारत में 1929 में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ था जिसका नाम था लाहौर अधिवेशन। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इन्होंने घोषणा की थी कि अगले साल से, मतलब 1930 से 26 जनवरी के दिन से हम देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। तब से 1930 से 26 जनवरी को देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था। जब इसे स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जा रहा था तो भारत आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो अब 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस शिफ्ट हो गया। तो अब ये एक ऐतिहासिक डेट है, तो इसकी उपयोगिता महत्ता बनी रहे, इसलिए आगे चलकर संविधान को भी 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। रोका गया इस वक्त तक कि कुछ समय रुकते हैं, बाद में लागू करेंगे, ताकि ये डेट एटलीस्ट किसी रूप में तो मनाई जाए। तो स्वतंत्रता दिवस के रूप में ना सही तो गणतंत्र दिवस के रूप में से मनाया जाए, इसीलिए भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को आगे चलकर लागू कर दिया गया। भारतीय संविधान को बनने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा संविधान सभा को। और जब यह पूरी तरह तैयार हो गया तो इस पर साइन करने वाले सदस्यों की संख्या थी 284। 284 मेंबर ने संविधान जो मुख्य प्रति थी, जो मेन लिपि थी, उस पर साइन किया था। 284 मेंबर्स ने पहली साइन, है ना, फर्स्ट जो साइन करी थी वो भारत के फर्स्ट पीएम ने की थी, मतलब जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और जो लास्ट साइन थी, लास्ट सिग्नेचर जो किया था भारतीय संविधान की प्रति पर, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, तो 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा भारतीय संविधान को बनने में। भारतीय संविधान पर, संविधान की जो मूल प्रति थी उस पर 284 लोगों ने साइन किया था। पहला साइन जवाहरलाल नेहरू का था और लास्ट साइन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। भारतीय संविधान को लिखने वाले व्यक्ति थे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसे याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इन्होंने भारतीय संविधान को लिखा था। ये कैलीग्राफी आर्टिस्ट थे। इन्होंने भारतीय संविधान को लिखने के लिए एक भी पैसा नहीं लिया, लेकिन इनकी एक शर्त थी कि संविधान की हर प्रति पर इनका नाम लिखा होना चाहिए और जो लास्ट पेजेस हैं वहां पर इनका खुद का नाम और इनके दादा का नाम लिखा हुआ होना चाहिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू इनकी इस शर्त को मान लेते हैं और बाद में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा भारतीय संविधान को लिखने का कार्य करते हैं। ओके, इजी है, आई होप समझ में आया होगा। सिंपल है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपको यहां पर परेशान करे। क्लियर? यहां पर संविधान सभा में, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 15 महिलाएं थी, लेकिन पहली बैठक में 9 महिलाओं ने भाग लिया था। क्वेश्चन आता है कि 15 महिलाओं में एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो ये याद रखिएगा, बेगम अय्याज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी भारतीय संविधान सभा में, जो कि मुस्लिम लीग की तरफ से आई थी, लेकिन 1950 के बाद इन्होंने भी कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया था। तो बेगम अय्याज रसूल एकमात्र मुस्लिम महिला थी संविधान सभा में। टोटल महिलाएं थी 15 जो निर्वाचित होकर आई थी, और 9 महिलाओं ने ही फर्स्ट बैठक में भारतीय संविधान सभा में भाग लिया था। क्लियर? तो आई होप संविधान सभा डिटेल में समझ में आ गया होगा। इजी था, ऐसा कुछ टफ था नहीं, केवल ध्यान से सुना होगा तो आपको पता चल गया होगा कि कैसे कैसे फैक्ट है और क्या क्या पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ने से पहले, एमसीक्यूज क्वेश्चन पर चलने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट दे देता हूं। देखिए, क्रेजी जीके ट्रिक के रूट एप्लीकेशन पर आप सभी के लिए एसएससी की टारगेटेड बैच एक शुरू हो गई है, लाइव चल रही है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो रूट एप्लीकेशन पर जाकर आप एसएससी की बैच में एनरोल हो सकते हैं।
और वैसे भी एसएससी की पोस्ट आ गई है, आप जानते हैं 20,000 आई थिंक पोस्ट आई है एसएससी सीजीएल की। तो ये बैच आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और अगर आप इंडिविजुअली मुझसे पॉलिटी पढ़ना चाहते हैं या किसी भी अदर्स सब्जेक्ट को इंडिविजुअली पढ़ना चाहते हैं तो भी रूट एप्लीकेशन पर आपके लिए ये फैसिलिटी दी गई है। इसीलिए आप प्ले स्टोर से रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपके लिए सारे ऑप्शन अवेलेबल है। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। जो टॉपिक हमने कवर किया है थ्योरी सेक्शन को, अब उसके क्वेश्चन क्या हम लगा पा रहे हैं या नहीं, अगर समझ में आया होगा तो इजीली ये क्वेश्चन बन जाना चाहिए। आइए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चीफ कमिश्नरी क्षेत्र की सीट नहीं है? इजी, ऐसी सीट जो कि चीफ कमिश्नरी क्षेत्र की नहीं है मुंबई है। आंसर बी। दिल्ली, कर्नाटक का कुर्ग, बलूचिस्तान और अजमेर ये चीफ कमिश्नरी क्षेत्र की सीटें हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया था? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी उसमें भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या थी 207। आंसर ए। नेक्स्ट देखते हैं। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया था? डायरेक्ट एक्शन डे, जो कि मुस्लिम लीग ने मनाया था। कब मनाया था फ्रेंड्स? 16 अगस्त 1946 को, क्योंकि अलग पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। आंसर सी हो जाता है। आगे देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को कब भारतीय संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था? देखिए, पारित किया गया पूछा गया है। अगर वो पूछते संविधान सभा के सामने कब रखा गया था तब 13 दिसंबर 1946 हो जाता, लेकिन यहां पर पूछा गया है कि कब पारित किया गया था, तो डेट हो जाएगी 22 जनवरी 1947। आंसर डी। नेक्स्ट देखिए। संविधान को निम्न में से किसके द्वारा लिखा गया था? तो संविधान को लिखा गया है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। आंसर सी। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्र ध्वज को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। आंसर बी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। चलिए, भारतीय संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? इजी, भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्तियों की संख्या थी 284। पहला साइन पंडित जवाहरलाल नेहरू का था, लास्ट साइन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का था। आगे देखते हैं। संविधान सभा में एकमात्र महिला सदस्य कौन थी? तो बेगम अय्याज रसूल संविधान सभा में एकमात्र महिला सदस्य थी। आंसर बी। नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित की गई थी? वेरी सिंपल और वेरी इंपॉर्टेंट। संविधान सभा की पहली बैठक को 9 दिसंबर 1946 को आयोजित किया गया था। आंसर बी। इसके बाद संविधान निर्माण में संविधान सभा को कुल कितना समय लगा? तो संविधान सभा को संविधान का निर्माण करने में 2 साल 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निर्माण हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन आयोजित किए गए थे? तो टोटल अधिवेशन थे 12। लास्ट अधिवेशन आयोजित किया गया था 24 जनवरी 1950 को। आंसर सी। इसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन कैसे हुआ था? तो देखिए, यहां पर मनोनयन नहीं पूछा गया, यहां पर निर्वाचन पूछा गया है। इलेक्टेड मेंबर पूछे गए, नॉमिनेटेड नहीं पूछे गए। तो इलेक्शन कैसे हुआ, निर्वाचन कैसे हुआ? ऑप्शन देख लेते हैं। प्रत्यक्ष रूप से जनता ने चुना था क्या? बिल्कुल गलत। सेकंड, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के नामांकन के द्वारा हुए थे क्या? बिल्कुल गलत। भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन के द्वारा हुए थे क्या? बिल्कुल गलत। ये देशी रियासतों के थे सीटें। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा चुना गया था, बिल्कुल सही है। ब्रिटिश प्रांत की जो सीटें थी 296, वहां पर जो निर्वाचन हुआ था वो प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा किया गया था। ओके, सिंपल क्वेश्चन थे, सिंपल कॉन्सेप्ट था, बहुत ही अच्छा टॉपिक था और बहुत सारे क्वेश्चन हमको यहाँ पर एग्जाम में देखने को मिलते हैं जो कि यहाँ से पूछे जाते हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।